नहीं रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा। दूसरा हुआ था कोलिजियम सिस्टम, तीसरा है ईवीएम। जो वोट की ताकत बाबा साहब ने हम सबको दिया है उसको बड़ी ही होशियारी से बरगला दिया। कोई नहीं जानता, आप पूछने चाहिए तो कहेंगे ईवीएम गलत है, साबित करो। मैं पूछता हूँ ईवीएम सही है, पहले ये साबित हो। और उसी से राज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का। सिर्फ ईवीएम से हर एक समाज, हर एक जाति अपनी पार्टी अलग अलग बना ले भी तो भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में सफल करने वाले संघर्षशील नेता आदरणीय केसी त्यागी साहब, शरद जी के यहां मैं देखा करता था कि किस तरह से जो बैकग्राउंड बनता है किसी भी आंदोलन का और किसी भी परिवर्तन का, तो दो तीन लोग कैसे मिलकर उसको एक दिशा देते हैं। उसमें त्यागी साहब का इतना अहम रोल रहा है कि आज भी अगर इंडिया को आगे आना होगा तो इनकी रोल कुछ बढ़ानी होगी। आदरणीय राजेंद्र पाल गौतम साहब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक गार्जियन की तरह और हमारे साथी की तरह दोनों खड़े रहे, जो मंत्री थे तब भी और आज भी। दुसाद साहब जिन्होंने डाइवर्सिटी पर लखनऊ से लेकर पूरे भारत में एक नैरेटिव दिया है। डॉक्टर रतन लाल जी, अवधेश जी और साथ में हमारे एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, बहुत से साथी हैं, राजेश जी हैं, मैं सभी का नाम तो नहीं लेना चाहता हूं। दो बातें कह के सर मैं अपनी बात रखूंगा। रतन लाल जी ने अपने दलित भाइयों के लिए, दलित साथियों के लिए कुछ बातें कही। मैं केंद्रित करना चाहता हूं दो तीन मुद्दे ओबीसी साथियों के। परसों 25 अगस्त को बीपी मंडल जी की जयंती थी। कई जगह आमंत्रण था, मैं हैदराबाद में था, एक बड़ी सभा से हुई वहां। डाइवर्सिटी की बात है, कैप्टन साहब चले गए। अगर तेलंगाना में परिवर्तन नहीं होता है सत्ता का तो उसकी वजह होगी कि कांग्रेस डाइवर्सिटी को वहां भूलकर उसी पुरानी परंपरा पर चुनाव लड़ रही है। जो डाइवर्सिटी उन्होंने कर्नाटक में लाया, जब राहुल जी को उसी जगह कोलार से कहना पड़ा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी ने कर्नाटक में उस दिशा को मोड़ा और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। ये तेलंगाना में दिख नहीं रहा। और चूंकि मैं कई साथियों के साथ कई आंदोलन में और कई तरह के बैकवर्ड क्लास कन्वेंशन में स्टूडेंट्स के बीच में भी उस उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में उपस्थित था, तो मैं इस चीज को महसूस किया हूं, इसलिए आज सार्वजनिक रूप से इस बात को कह रहा हूं। दो मुद्दे थे जो मंडल जी के जयंती के साथ इस बार आइडेंटिफाइड। जाति जनगणना क्यों एक सिहरन सी दौड़ जाती है आरएसएस के स्पाइन्स में, उनके नसों में, जाति जनगणना के नाम पर ही विचलित हो जाते हैं। आपको पता होगा और आदरणीय त्यागी जी जानते हैं कि जब काका कालेलकर कमीशन बना था, हालांकि उस कमीशन के जो चेयरमैन थे काका कालेलकर एक ब्राह्मण समाज से थे, खुद उन्होंने अपने अनुशंसा में कहा कि मैं इस रिपोर्ट से सहमत नहीं। जाहिर था कि उसको डस्टबिन में जाना था, लेकिन एक बात उन्होंने कही थी कि 1961 का जो जनगणना होगा वो जाति आधारित होना चाहिए। ये पता चलना चाहिए कि समाज में किस समाज को क्या मिल रहा है। उसके बाद मंडल कमीशन ने भी कहा कि 1981 या 1991 में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। सबसे अधिक जिसमें अहम रोल था त्यागी जी का भी, जो 2011 में संसद में सर्वमान्य यूनानिमस फैसला किया गया कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस के दो नेता चिदंबरम साहब और प्रणब मुखर्जी साहब खेल गए, उसका इंटरप्रिटेशन ही बदल दिया और उसको जाति सर्वे नाम देकर जो दो मंत्रालय हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी जो विकास मंत्रालय, दोनों को सौंप दिया। 5000 करोड़ आवंटित किया गया। उसके भी जो परिणाम आए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो वो डेटा आया है, उसको इन्होंने नीति आयोग को सौंप दिया है कि उसको झांक के रखो। क्यों झांक के रखो? जाति जनगणना से दिक्कत यह नहीं है
कि जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का है कि वो ओबीसी समाज में कहती है कि तुम्हारा अमुक जाति ने सब कुछ खा लिया, या एससी समाज में कहा जाता है कि तुम्हारा एक जाति ने खा लिया। दिक्कत यह है कि पूरे देश को पता चल जाएगा कि 99% देश का संसाधन और सभी कुछ सिर्फ एक जाति के हाथ में, सिर्फ एक जाति। वो बात बाहर नहीं आनी चाहिए। जाति आधारित जनगणना होगा तो सिर्फ ये थोड़ी पता चलेगा कि कौन ओबीसी को क्या है नहीं है, ये भी पता चलेगा कि जिनको ईडब्ल्यूएस मिला है, जहां पर एससी एसटी ओबीसी नहीं है, जिस आर्थिक आधारित आरक्षण में जिसको सुदामा कोटा कहा जाता है, जिस तरह से सुदामा एक फर्जी शख्स को बड़े बढ़ा चढ़ाकर पूरे एक समाज को बरगलाया जाता है, वही कोटा दिया गया है। तो मैं निवेदन करता हूं आज अपने आदरणीय नेता, दोनों नेता यहां बैठे हैं, कि जाति जनगणना महज एक इशू जो है वो एकेडमिक इशू, कोर्ट का इशू नहीं, पॉलिटिकल इशू। अगर कोर्ट ने रोका था और अभी भी अगर रोक रहे हैं लोग, तो इसकी लड़ाई सड़कों पे लड़ी जानी चाहिए, एक आंदोलन होना चाहिए। और दूसरी बात है कि जो मंडल कमीशन के जो अन्य अनुशंसाएं हैं, उन अनुशंसा का मंडल कमीशन से लागू हुआ तो 3 बातें हुई थी, बहुत अच्छे तरह से लोगों को पता है। पहला हुआ था कि प्राइवेटाइजेशन, नौकरी ही नहीं रहेगी तो आपको क्या मिलेगा। दूसरा हुआ था कोलिजियम सिस्टम, और तीसरा है ईवीएम। जो वोट की ताकत बाबा साहब ने हम सबको दिया है, उसको बड़ी ही होशियारी से बरगला दिया गया है। कोई नहीं जानता, आप पूछने चाहिए तो कहेंगे ईवीएम गलत है, साबित करो। मैं पूछता हूं ईवीएम सही है, पहले यह साबित हो जाए। और उसी से राज चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, सिर्फ ईवीएम से। हर एक समाज, हर एक जाति अपनी पार्टी अलग अलग बना ले भी, तो भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकती है अगर बैलेट से चुनाव हो। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी बात रखते हुए जय संविधान कह के अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद प्रोफेसर सूरज मंडल जी। आज का ये जो कार्यक्रम है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में सामाजिक न्याय एक मुख्य मुद्दा बने, क्योंकि जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाता है वही सरकारें सत्ता में आने के बाद उन्हीं मुद्दों पे काम करती हैं। अगर चुनावी मुद्दा ये बनता है कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो फिर सरकारें ना रोजगार का काम करती, ना सामाजिक न्याय का काम करती, ना किसानों का बात, तो सिर्फ मंदिर ही बनाती। और इस समय जो सत्ता में सरकार है, जो पार्टी है, जो गठबंधन है, उस जिस सांप्रदायिक नीति को लेकर वो चल रही है, अगर उसको परास्त करना है तो उसकी एक ही एंटीडोट है। मैं समझता हूं यहां बैठे सब उसमें मेरी बात को स्वीकार करेंगे, और वो एंटीडोट है सामाजिक न्याय का मुद्दा। तो हमारे बीच में जनता दल यू के बहुत ही वरिष्ठ पूर्व सांसद, मुख्य वक्ता, महासचिव रहे, आपके बारे में उन्होंने खुद बना कर दिया कि मैं नहीं महासचिव बनूंगा, और बहुत बड़े नेता हैं, और नीतीश जी इनकी बातों को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। और जो सूचनाएं मेरे पास है त्यागी जी, कि नीतीश जी को अगले 2 दिन में जो इंडिया नाम का गठबंधन है उसका कोऑर्डिनेटर बनाया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि त्यागी जी हम लोगों की बात नीतीश जी तक पहुंचाएंगे, और इंडिया का जो भी घोषणा पत्र बनेगा इंडिया गठबंधन का, उसमें सामाजिक न्याय का मुद्दा जो है वो जोर शोर से पूरे तरीके से रखा जाएगा। 1977 में भी जब जनता पार्टी बनी थी, तो उस जनता पार्टी में जो सोशलिस्ट धारा थी, उसने कहा था कि आप लिखिए घोषणा पत्र में कि सत्ता में आने के बाद काका कालेलकर रिपोर्ट लागू करेंगे। तो जैसे जनता पार्टी सत्ता में आई, काका कालेलकर रिपोर्ट भले ही लागू नहीं हुई, मंडल कमीशन बना, फिर मंडल कमीशन लागू हुई, कम से कम बात आगे बढ़ी। तो घोषणा पत्र में कोई पार्टी क्या लिखती है, चुनाव में मुद्दा क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, त्यागी जी को आप सब जानते ही हैं। त्यागी जी आप आए और अपना संबोधन से